सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ करेंगे। पाठ का नाम है वर्तनी विचार। जिस प्रकार हमने अपनी पिछली दो पाठ किए हैं उसी प्रकार हम अपने इस पाठ को भी करेंगे। कहने का अर्थ है जैसे हमने अपनी पिछली दो वीडियो में अपने पाठ की कुछ विशेष बातें ही देखी हैं, इस वीडियो में भी हम अपने वर्तनी विचार वाले पाठ की विशेष बातें ही देखेंगे। शेष जो आपकी बातें हैं वह आप अपनी वीडियो में जो आपको किताब दिखाई दे रही है इससे पढ़ सकते हैं, या आपके पास हिंदी व्याकरण की कोई भी बुक है उसमें भी आप अपने वर्तनी विचार वाले पाठ को पढ़ सकते हैं। वर्तनी विचार की जो यह वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें आपको केवल आपकी विशेष बातों का ही ध्यान रखना है, शेष आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। वर्तनी को हम एक प्रकार से भाषा का लिखित रूप ही कहेंगे, क्योंकि भाषा के आपके दो प्रकार बताए जाते हैं, एक मौखिक एक लिखित। लिखित भाषा आपकी उच्चरित भाषा पर ही आधारित होती है, जैसा आप बोलते हैं ऐसा ही आप लिखते हैं। भाषा के लिखित रूप में जो आपके नियम होते हैं वह ही भाषा की वर्तनी की व्यवस्था कही गई है। यहाँ पर आपका है वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है अनुकरण करना या पीछे पीछे चलना। इससे आपका आशय है कि जैसा आप बोलेंगे ऐसा ही आप लिखेंगे। यदि आप अपने उच्चारण में कोई भी गलती करते हैं तो वह आप लिखने में भी गलती करेंगे। भाषा के शब्दों में ध्वनियों का जिस क्रम में प्रयोग होता है उसी क्रम में शब्दों को लिखित रूप प्रदान करना शब्दों की वर्तनी कहलाती है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया है कि एक प्रकार से भाषा का लिखित रूप ही आपकी वर्तनी कहलाती है। वर्तनी के प्रयोग में शुद्धता केवल शब्द के स्तर पर ही नहीं बल्कि वाक्य और अनुच्छेद के स्तर पर भी आवश्यक होती है। जैसा आप अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं या अपने अनुच्छेद को देखते हैं और उसके जो आपके अंग है वह आपके विराम चिन्ह भी वर्तनी व्यवस्था के ही अंग है। वर्तनी को आप तीन स्तर पर समझ सकते हैं, वर्ण स्तर, शब्द स्तर और वाक्य स्तर। एक प्रकार से आप अपनी वर्तनी को अपना व्याकरण ही समझ लीजिए। जिस प्रकार आपके व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसी प्रकार आपके वर्तनी के भी इन्होंने तीन भाग बताए हैं, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर पर। आप अपनी वर्तनी को किस प्रकार सुधार सकते हैं या किस प्रकार आप उनका प्रयोग करते हैं, यह अपने इन तीन स्तरों पर ही आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ण स्तर पर इन्होंने बताया है वर्तनी में वर्ण स्तर के स्वर और उनकी मात्राएं, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में आप जो आवश्यक नियम है उनकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आपने जो अपने पहले वाला पाठ पढ़ा है वर्ण विचार वाला, उसमें आपके वर्तनी में जो सभी वर्ण प्रयोग होते हैं उनका ज्ञान आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जो आपने अपना पाठ वर्ण विचार पढ़ा है उसमें वर्तनी विचार में जो आपके तीन स्तर बताए गए हैं उसमें आपके वर्ण स्तर को आप अपनी वर्णमाला के माध्यम से जान चुके हैं। अब आप अपने शब्द स्तर को देख लीजिए। शब्द स्तर में आपके जो शब्द आते हैं आपको मालूम ही है कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द में आपके क्या नियम होते हैं जो आप अपनी वर्तनी को अच्छे प्रकार से कर सके, तो उसके लिए आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका है शिरोरेखा, जो आपके वर्णों के मेल से आपके शब्द बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। आप इसके बारे में जान लीजिए कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसी भी शब्द की सीमा का निर्धारण उसकी शिरोरेखा से होता है। आपका शब्द किस प्रकार बनेगा, क्या उसकी आपकी सीमा होगी, उस शब्द की शिरोरेखा ही निश्चित करती है कि आपका शब्द कहाँ तक है या उसका क्या अर्थ होगा। सामासिक शब्दों में जब दोनों पदों को एक शिरोरेखा के अंतर्गत लाना व्यवहारिक नहीं होता तो पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि आपके दो शब्दों के बीच में जब आपकी शिरोरेखा नहीं लग पाती है तो उन दोनों के बीच में संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आपका माता पिता में, बहन भाई में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके योजक चिन्ह का प्रयोग और कहाँ पर होता है उसको भी आप देख लीजिए। पुनरोक्त और आपके जो युगम शब्द होते हैं उनमें भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब जब, धीरे धीरे, फिर, सुख दुख, लाभ हानि आदि में भी आपके योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। आपकी शिरोरेखा से इन दोनों को नहीं जोड़ा जाता। अनुस्वार, अनुस्वार के बारे में आप समझ लीजिए। अनुस्वार के ऊपर मैं आपकी अलग से भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप इसमें केवल मुख्य बातें ही समझ लीजिए। आगे आपको अनुस्वार के बारे में पूरा जानना है
तो आप अपनी वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं या आप अपनी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अनुस्वार में आपका इस प्रकार का चिन्ह होता है, यह आपकी अनुनासिक ध्वनि होती है, यह आपका अयोगवाह वर्ण है। इसकी गणना आपकी न स्वर में की जाती न व्यंजन में। यदि आपका स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है तो वह आपका इस रूप में होता है, यदि आपके व्यंजन में अनुस्वार का प्रयोग होता है तो वह आपके इस रूप में होता है। आपका अनुस्वार किस प्रकार बनता है, वह किन किन शब्दों का आपको अनुस्वार में प्रयोग हो जाता है, वह आप अपने अनुस्वार वाले भाग में जान लीजिए। जैसे इन्होंने आपको दिखाया है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आपका अनुस्वार का स्थान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह आपका किस प्रकार प्राप्त करेगा, यदि आपके पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई ना कोई वर्ण आ जाता है तो आपके पंचम वर्ण को अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका गंगा शब्द इन्होंने बनाया हुआ है। गंगा में आपका का वर्ग का पंचम वर्ण है और उसके बाद ही आपका उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आया है, तो आपके पंचम वर्ण को यहाँ पर अनुस्वार में प्रयोग करके इन्होंने शब्द गंगा इस रूप में भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपके शेष शब्द भी बने हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का यदि कोई वर्ण आता है तभी आपका पंचम वर्ण अनुस्वार में बदलता है। जब कोई पंचम अक्षर दूसरे पंचम अक्षर के साथ संयुक्त होता है तो पहला पंचम अक्षर आपका अनुस्वार में नहीं बदलेगा, वह आपके उसी रूप में संयुक्त रूप में प्रयोग हो जाएगा। इन्होंने आपको बताया है कि पंचम वर्ण के बाद यदि कोई अन्य पंचम वर्ण आता है तो आपका पहले वाला पंचम अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण में दिया है वाङ्मय, अन, सम्मेलनम, उन्मुख, अक्षुण आदि। यहाँ पर आप अपने वाङ्मय को समझ लीजिए। वाङ्मय में आपका का वर्ग का पंचम वर्ण आया है और आपके पा वर्ग का पंचम वर्ण आया है, तो यहाँ पर आपके वाङ्मय में दो पंचम वर्ण एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर आपके किसी भी पंचम वर्ण को अनुस्वार नहीं होगा, वह दोनों ही आपके साथ साथ दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपने शेष शब्दों को भी इसी प्रकार समझ लीजिए। आपके अनुस्वार के लिए जो अगला नियम है उसको आप समझ लीजिए कि यदि आपके पंचम अक्षर से पहले या व ह आए तो आपके अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि आपका पंचम अक्षर उसी रूप में लिखा रहेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर आपके शब्दों को दिया हुआ है, पुण्य, अन्य, समन्वय, कन्हैया, तुम्हारा आदि। आप अपने पुण्य को समझ लीजिए। पुण्य में आपका टा वर्ग का पंचम वर्ण आया है, लेकिन आपके पंचम वर्ण के बाद या वर्ण आया है, तो आपके नियम में आपको बताया गया है कि यदि या से पहले आपका पंचम वर्ण आता है तो वह आपका अनुस्वार में नहीं बदलेगा। शेष आपके शब्द जो है वह भी इसी प्रकार है। यहाँ पर भी आपका या आया है, यहाँ पर भी आपका वाह है, यह आपका हा है, तो आपके किसी भी शब्द में पंचम अक्षर को अनुस्वार में नहीं बदला गया है। अगला आपका नियम है कि यदि आपके शब्द में श, स, स और हा है और उससे पहले आपका पंचम अक्षर है तो आप वहां पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे, वहां पर आपके पंचम अक्षर को नहीं प्रयोग किया जाता। तो आपके शब्द में देख लीजिए अंशु, वंश, हंस, कंस, संहार आदि, इनमें सभी आपके पंचम वर्ण को अनुस्वार किया हुआ है। अगले नियम में बताया गया है कि यदि सम उपसर्ग के बाद आपका दूसरा शब्द या, र, ल, वा से आरंभ होता है तो आपके सम उपसर्ग में हलंतीय माँ को अनुस्वार हो जाएगा। उदाहरण में आप देख लीजिए, सम प्लस यंत्र, इस वाले शब्द में आपका सम के बाद या से दूसरे वाला शब्द आरंभ हो रहा है, तो आपके हलंतीय माँ को अनुस्वार हो जाएगा और आपका शब्द संयंत्र इस प्रकार आपको मिल जाएगा। शेष भी आपका इसी प्रकार है, सम प्लस रचना, संरचना, सम प्लस वाद, संवाद, सम प्लस लाभ, संलाप। तो आप अपने शब्दों से समझ सकते हैं कि आपका अनुस्वार में परिवर्तन जो होता है वह किस प्रकार होता है। अनुनासिक, अनुनासिक के बारे में जान लीजिए। अनुनासिक भी आपका अयोगवाह है, इसकी जो ध्वनि निकलती है वह आपकी नासिका और मुख के योग से निकलती है। इसका जो चिन्ह है वह आपका चंद्र बिंदु के समान होता है। जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं तो हल्के स्वर में करते हैं, जैसे आँख, पाँव, चांद, हंस आदि। यह आपके अनुनासिक के उदाहरण है। इसमें आपका अनुनासिक के लिए भी एक अलग से नियम है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर आपकी कोई मात्रा होगी तो आपके चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। मात्रा के साथ कभी भी आपके चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। तो आप अपनी इसमें देख लीजिए, मैं, नहीं, में आदि।
यहाँ पर आपकी सिरोरेखा के ऊपर मात्रा बनी हुई है, तो आपका इनके साथ अनुनासिक का प्रयोग ना होकर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आपकी वर्तनी में अगला नियम है जो आपका है ईकारांत और ऊकारांत शब्दों के यदि बहुवचन रूप हमें बनाने होते हैं तो ई ऊ को क्रमशः ई ऊ बना दिया जाता है। जैसे आपका इन्होंने यहाँ पर उदाहरण में दिया है, नदी, नदी का आपका हो जाएगा नदियां, बहु, बहु का हो जाएगा आपका बहुएं, वधु, वधु का हो जाएगा वधुएं, कुर्सी, कुर्सी का हो जाएगा आपका कुर्सियां। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी बड़ी ई है उसको इन्होंने छोटी ई में बदल दिया है। इसी प्रकार आपके बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित कर दिया है। आपका वर्तनी का अगला नियम जो है वह आपका है संस्कृत से हिंदी में आए जिन शब्दों के अंतिम वर्ण पर हलंत का चिन्ह लगा रहता है वह प्राय आजकल बिना हलंत के लिखे जाते हैं हिंदी में। जैसे विद्वान, महान, श्रीमान, भगवान आदि को बिना हलंतीय रूप में लिखा जाता है, वह आपके विद्वान, महान, श्रीमान, भगवान के रूप में लिखे जाते हैं। अब आपके हिंदी में हलंतीय का प्रयोग नहीं होता। आपका अगला नियम है ने, को, का से जो आपके कारक चिन्ह है वह सभी आपके सर्वनाम के साथ तो मिलाकर लिखे जाते हैं, लेकिन जब भी वह आपके संज्ञा के साथ लिखे जाते हैं तो वह आपके अलग करके ही लिखे जाते हैं। जैसे राम ने, मोहन का, सीता से, घर में आदि। तो आप अपने कारक चिन्ह में इस बात का ध्यान रखिए कि सर्वनाम के साथ वह मिलाकर लिखे जाते हैं और संज्ञा वाले शब्दों के साथ वह अलग से लिखे जाते हैं। क्रिया अव्यय शब्दों में श्रुति मूलक या वाह के स्थान आपका स्वर का प्रयोग मानक कहा गया है। यहाँ पर श्रुति मूलक कहने से अर्थ है कि जब आपके सुनने में जो ध्वनि आपको या और वाह के स्थान पर स्वर सुनाई देती है तो वहां पर आपके स्वर को ही स्वीकार कर लिया गया है। जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है आपका आय, आय के स्थान पे आपके या के स्थान पर ए का प्रयोग करके आय इस रूप में आपका स्वीकार किया गया है। लेकिन जब आपके शब्दों में या ही मूल ध्वनि हो वहां पर आपके स्वर के रूप को मान्य नहीं किया गया है। यहाँ पर स्वर की मूल ध्वनि से कहने का अर्थ है कि जब आपके शब्द में अंत में या ही ध्वनि आपको मूल रूप से सुनाई दे रही हो या उसका ही अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर अपने स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है स्थाई के स्थान स्थाई लिखना गलत है, स्थाई में आपका या की ध्वनि ही अंत में सुनाई दे रही है तो आप अपने स्थाई में या के स्थान पर ई नहीं लिख सकते, तो आपको अपना स्थाई शब्द इसी प्रकार लिखना होगा। कुछ शब्दों के दो प्रचलित रूप है जो मान्य हो चुके हैं, जैसे आपका बर्फ, बर्फ, गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी, कुर्सी, कुर्सी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पहले वाले बर्फ में रेफ रा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपका जो दूसरा बर्फ शब्द लिखा हुआ है इसमें आपका पूर्ण रा दिखाई दे रहा है। तो आपके दोनों ही रूप मान्य हो चुके हैं हिंदी में। शब्द स्तर पर समझने के बाद आप अपनी वर्तनी को वाक्य स्तर पर समझ लीजिए। वाक्य लिखते समय समुचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इन्हीं से वक्ता का आशय स्पष्ट होता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि जब आप अपने विराम चिन्हों का प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं तभी कहने वाले का भाव हमें स्पष्ट होता है कि वह क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर आपके जैसे उदाहरण उन्होंने दिया है राम कल आएगा, यह आपका सामान्य उदाहरण है। इसमें आपकी सामान्य बात बताई गई कि राम कल आएगा। वाक्य स्तर पर इन्होंने आपके वाक्य देकर समझाए हुए हैं कि जो आप अपने विराम चिन्हों का प्रयोग अपने वाक्य में करेंगे उससे कैसे भाव स्पष्ट होता है। तो जो आपका पिछला वाक्य लिखा हुआ था वह भी मैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए अपने वाक्य से। राम कल आएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन वाक्य है, तो आप इससे समझ लीजिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राम कल आएगा। दूसरा वाक्य आपका राम कल आएगा, यह आपका विस्मय बोधक चिन्ह है, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि राम कल आएगा। यह आपका जो पुराना वाक्य है उसको आप देख लीजिए, राम कल आएगा, इसमें आपका बताया गया है कि राम कल आएगा, यहाँ पर सूचना दी गई है। आप अपने इसी में खा वाले भाग को देख लीजिए। जो आपके शब्द होते हैं श्री, जी आदि आपको अलग से लिखने होते हैं, जो आपकी वर्तनी में नियम है। जैसे हमने यहाँ पर समझाया है श्री राम स्वरूप, राम लला जी आदि। यहाँ पर आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दी गई हैं जो आपके लेखन में आपका दोष होता है, जो आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं ऐसा ही आप लिखते हैं, तो उस समय जो आप अपनी वर्तनी में दोष करते हैं वह आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपकी तालिका इन्होंने बनाई हुई है आ की अशुद्धियां,
इस तालिका में जो भी आपके शब्द इन्होंने दिए हुए हैं उसमें कहीं पर आपके आ की मात्रा को बढ़ा दिया गया है और कहीं पर आपकी आ की मात्रा का लोप कर दिया गया है। तो आप अपनी वीडियो को रोककर इसको देख लीजिए। यह जो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, इसके लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बनाकर आपको पूर्ण रूप से यह समझाऊंगी। यह आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप इसको इसी प्रकार देख सकते हैं। जो आपकी तालिका में शब्द दिए हुए हैं उनमें आपकी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं वह आपकी इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे आपका ई की अशुद्धियां, यहाँ पर आपके जो शब्द दिए हुए हैं जैसे बुद्धि, अतिथि, पति, अग्नि, उन्नति, गति, इन सभी में आपका छोटी ई होते हुए भी आपके बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। तो यह आपकी ई की अशुद्धियां है। इसी प्रकार आपका ऊ की अशुद्धियां आपकी इस तालिका में दिखाई गई है। यहाँ पर इस तालिका में आपका री और रा की अशुद्धियां हैं। जब आप अपने री को रा में प्रयोग करते हैं वह आपकी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, ऋषि का आप इस प्रकार प्रयोग करते हैं तो वह आपका अशुद्ध रूप होगा। आपका शुद्ध रूप ऋषि इस प्रकार लिखा जाता है। शेष शब्द भी आपके री और री की अशुद्धियों के बारे में ही है। आप इसको भी अपनी वीडियो रोककर देख सकते हैं। ए आई भी आपका इसी प्रकार की यह तालिका बनी हुई है। यह तालिका आपकी ए आई की शेष रूप है। इस तालिका में आप देखेंगे कि ब और वा की अशुद्धियां दिखाई गई है। जैसे आप बन, यदि आप बन बोलते हैं तो आप उसको बन ही लिख देते हैं, लेकिन वह आपका वन इस रूप में शुद्ध होता है। आप अपने इन शब्दों को भी देख लीजिए। इस तालिका में आप देखेंगे कि आप अपने अक्षर के स्थान पर छा का प्रयोग कर देते हैं और कितनी बार आप अपने अक्षर के स्थान पर चा और छा का भी प्रयोग कर देते हैं। तो आप अपने शब्दों में शुद्ध रूप क्या होगा यह आप देख लीजिए। जो आपका इस साइड वाला भाग है यह आपका अशुद्ध रूप है, जो आपका यहाँ वाला भाग है यह आपका शुद्ध रूप है। आप अपनी तालिका के शुरू में देख चुके हैं कि कौन से वाला भाग आपका अशुद्ध है, कौन सा भाग आपका शुद्ध है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका यह भाग अशुद्ध है, यह आपका शुद्ध है। तो आप अपने तालिका में इस बात का ध्यान रखिए कि पहले वाला आपका शब्द अशुद्ध है, दूसरे वाला शब्द आपका शुद्ध रूप है। तो आप अपने इसमें शब्द में देख लीजिए। जैसे आप लक्ष्मी प्रयोग करते हैं तो आपका शुद्ध रूप होगा लक्ष्मी। आप अपने अक्षर के स्थान पर छ का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार आपके बहुत सारे शब्द इन्होंने दिए हैं, आप इनको देख लीजिए। इस वाली तालिका में आपका श, स की अशुद्धियां हैं। जैसे आपका यहाँ पर इन्होंने शब्द दिया है नमस्कार, नमस्कार, तो आप अपने शब्द में देखेंगे यहाँ पर आप अपने दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार का प्रयोग करते हैं तो वह आपका अशुद्ध रूप होगा। शेष आपके शब्द आप अपने आप देख सकते हैं। इस तालिका में आपका अनुनासिक और अनुस्वार की अशुद्धियां दिखाई गई हैं। यदि आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप अपने अनुनासिक और अनुस्वार की अशुद्धियां बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। जैसे आपका चांद, चांद आपका इस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है, लेकिन हम उसका इस प्रकार प्रयोग करते हैं जो आपका अशुद्ध रूप है। यहाँ पर आपकी इस तालिका में अण और ना की अशुद्धियां दिखाई गई है। जो आपका गुण शब्द प्रयोग करते हैं वह आपके शुद्ध रूप में गुण होता है। जो आपके वर्तनी के दोष हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, लेकिन वह आपके अशुद्ध उच्चारण के कारण अशुद्ध लेखन आपका हो जाता है। तो आप अपने इन अशुद्धियों से अपनी लेखनी को शुद्ध कर सकते हैं। इस वाली तालिका में आपका र, ल, ड, ढ की अशुद्धियां दिखाई गई हैं। जैसे आपका उदाहरण देख लीजिए आप, टेढ़ा आप इस प्रकार बोलते हैं तो आप अपने इसी रूप में लिख देते हैं, लेकिन वह आपका अशुद्ध रूप है। वहां पर आपके ड के स्थान पर ढा प्रयोग होगा क्योंकि वह का शब्द होता है टेढ़ा। तो आप अपने शेष शब्दों को भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ इस तालिका में आपका संधि संबंधी अशुद्धियां हैं कि जो आपके संधि के नियम होते हैं उनमें आप क्या गलतियां करते हैं वह आप अपनी इस तालिका से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, शब्द उपर्युक्त आपका इस रूप में लिखा है, जबकि उसका शुद्ध रूप आपका यह होता है। यहाँ पर आपका प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं जो आप अपने प्रत्यय के प्रयोग के समय करते हैं। मैं आपकी वीडियो में आपकी जो अशुद्धियां हैं यह नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। आपके लिए अशुद्धियों की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसको देखकर अपनी अशुद्धियों को समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप अपनी वीडियो को रोककर ही अपने शब्दों को देख लीजिए। यहाँ पर इस तालिका में आपका ज और आपका ज्ञ की अशुद्धियां दिखाई गई हैं। आप अपने कितने ही शब्दों में ज के स्थान पर ज्ञ का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि हम अपने उच्चारण में क्षेत्रीय प्रभाव में ज को ज्ञ ही बोलते हैं। ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा ही हम लिखने में प्रयोग करते हैं।
तो वहाँ पे हमारी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। इस तालिका में आपके रा के प्रयोग की अशुद्धियाँ दिखाई गई हैं कि आप अपने रा को प्रयोग करते समय जो अशुद्धियाँ करते हैं उसकी आप किस प्रकार सही कर सकते हैं, यह आप अपनी तालिका में देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हैं और यहाँ पर आपकी वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जो आप अपने एक शब्द को बहुवचन बनाते समय अशुद्ध करते हैं वह आपकी अशुद्धियाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर आपकी इस तालिका में अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियाँ दी गई हैं। आप अपने शब्दों में कितनी बार अल्प प्राण के स्थान पर महाप्राण का प्रयोग कर लेते हैं और जहाँ पर आपका महाप्राण का प्रयोग होना होता है वहाँ पर आप अपने शब्दों में अल्प प्राण का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप अपनी इस तालिका से वह वाली अशुद्धियाँ भी देख सकते हैं। यह आपके अशुद्ध रूप है, यह आपका शुद्ध रूप है, यह आपका अशुद्ध रूप है और यह आपका शुद्ध रूप इन्होंने दिया है। आप अपनी तालिका में यह बात जरूर ध्यान रखिए। अब आप अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लीजिए। अभ्यास कार्य में जो आपके प्रश्न आएंगे उनसे आप अपने वर्तनी विचार को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे आप अपना यह पाठ बहुत ध्यान से अपनी वीडियो को रोककर पढ़ चुके होंगे। जो मैंने आपको समझाया है उम्मीद है आपको वह भी सब समझ में आ गया होगा। अब आप अपने अभ्यास कार्य में प्रश्न समझ लीजिए। वर्तनी से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर आपका जो वर्तनी से अभिप्राय पूछा गया है वह आपका सामान्य रूप से परिभाषा भी आप कह सकते हैं। इसको आप देख लीजिए कि भाषा के लिखित रूप के नियमों को उस भाषा की वर्तनी व्यवस्था कहते हैं। वर्तनी का अर्थ आपका अनुकरण करना है। जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। ये लिखना ही वर्तनी कहलाती है। यदि आप अपने पाठ पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है आप अपने शब्दों में भी लिखना चाहें तो आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके शब्द होंगे उनका भाव आपका वर्तनी के परिभाषा या अभिप्राय से ही होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप अपने वर्तनी विचार वाले पाठ को अभी पढ़ ही चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। वह आपकी वर्ण स्तर, शब्द स्तर और वाक्य स्तर। 3 स्तर पर ही आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने आपका क्रॉस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर इन्होंने कुछ आपके वाक्य दिए हुए हैं, उनमें जो आपका वाक्य सही होगा उसके सामने आप सही का निशान लगाइए। जो वाक्य आपका गलत है उसके सामने आप अपने क्रॉस का निशान लगाइए। आप अपना पाठ समझने के बाद इतना तो समझ ही चुके हैं कि आप अपने इन वाक्यों को बहुत ही आराम से कर सकें। तो आप इनको देख लीजिए। अनुनासिक स्वर के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो आपको पता ही है कि जो आपका अनुनासिक अयोग हुआ है उसका जो चिन्ह है वह आपका चंद्र बिंदु होता है। तो इसके लिए आप सही का निशान लगा दीजिए। का यहाँ पर वाक्य लिखा है ओ आगत स्वर नहीं है। जो आपके डॉक्टर शब्द में ओ प्रयोग होता है वह आपका आगत स्वर नहीं है। यह वाक्य आपका गलत है क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे स्वर और व्यंजन में आपका ओ को स्थान नहीं मिला है। यह आपका आगत स्वर है जिसको हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। तो यह वाक्य आपका गलत हो जाता है। आप इसके सामने क्रॉस का चिन्ह कर दीजिए। यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आता है तो वह अनुस्वार रूप बनता है। तो आप अपने अनुस्वार वाले नियम में इसको जान ही चुके हैं कि य व ह से पूर्व यदि आपका पंचम वर्ण आता है तो वह अनुस्वार नहीं बनता है, वह अपने उसी रूप में रहता है। तो यह वाक्य आपका गलत है। आप इसके सामने क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर आपका वाक्य है स्वर रहित रा शब्द के आरंभ में आ सकता है। तो यह वाक्य आपका गलत है क्योंकि जब भी आपका रा स्वर से रहित होगा तो वह किसी न किसी व्यंजन के साथ आएगा। आपका रा कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होगा। तो आप इसके सामने क्रॉस कर दीजिए। हस्त शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होता है। हस्त शब्द में दिखाई दे रहा है कि यह आपका चंद्र बिंदु का चिन्ह है जबकि आपके अनुस्वार का चिन्ह दूसरा होता है। तो आपका यह वाक्य गलत हो जाता है। आप इसको क्रॉस कर दीजिए। आपका जो यह चिन्ह है यह आपका अनुनासिक का चिन्ह है। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, निम्नलिखित में गलत रा चिन्ह लगे हुए हैं, उन्हें ठीक स्थान पर लगाइए। यह आप अपने आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप अभी अपनी अशुद्धियों वाली तालिका देख चुके हैं। वैसे यह कार्य मैंने भी आपका किया हुआ है। जैसे आपका प्रेरित जो आपका अशुद्ध रूप में लिखा हुआ था तो उसका मैंने शुद्ध रूप बनाकर लिखा हुआ है। आप अपनी वीडियो को रोककर ये सभी शब्द एक बार पढ़ लीजिए और इन पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए।
यहाँ पर जो आपके शब्द दिए हुए हैं यह इन्होंने गलत दिए हुए हैं, उनके शुद्ध रूप कैसे होंगे यह आपको लिखना है। आप अपनी वर्तनी शुद्धि से यह भी जान चुके हैं। आप अपनी वीडियो को रोककर इसको भी कर सकते हैं या आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो को रोककर करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि यदि मैं आपको इनको समझाऊंगी तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 आपकी, पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो ये आपके शब्द दिए हुए हैं इनमें आपको अपने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। आप अपने अनुस्वार को इस वाली वीडियो से भी समझ चुके हैं। यदि आपको इस वीडियो में भी अनुस्वार समझ में नहीं आया है तो आपके लिए मैंने आपकी अनुस्वार की एक पूरी वीडियो अलग से बनाई हुई है। आप अपनी उस वीडियो को देखकर अनुस्वार को और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो यह कार्य भी मैंने आपका किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। जो मैं आपको देखने के लिए बोलती हूँ वह इसलिए क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है और आप हिंदी को बचपन से ही पढ़ते बोलते समझते आए हैं, तो आप इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित वाक्यों से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखिए। यहाँ पर जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं इनमें आपकी कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं जिनको मैंने रेखांकित किया हुआ है, उनमें आपके अशुद्धियां हैं। उनको शुद्ध करने के बाद यहाँ पर वाक्य मैंने आपके बनाए हुए हैं। जैसे आपका इन्होंने दिन में इन्होंने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया हुआ था, जबकि आपके दिन में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। तो आप अपने इन वाक्यों को भी देखकर कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप इनको यदि स्वयं करें तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आप बाद में मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वर्तनी विचार संबंधी जो आपका पाठ है वह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ या आपकी अगली वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।